एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज हम इस क्लास में करने वाले हैं मार्च 2021 के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन। चाहे वो सोशल इश्यूज हों, चाहे वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई स्कीम आई हो, चाहे कोई स्कीम या पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली हो, कोई भी चीज़ें जितनी भी है, कोई प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया है, जितने भी करंट अफेयर्स होंगे मार्च के महीने में, उनको हम लोग पूरी तरीके से कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपके जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो HCS हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसके लिए आपको पूरी कवरेज मिल जाएगी कि भी मार्च के महीने में क्या क्या चीजें हुई थी और उनको याद कैसे करना है एक्चुअली। ठीक है, लोग पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद नहीं रख पाते ना, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई याद रखने की जो ट्रिक्स हैं वो भी हम लोग साथ साथ देखते रहें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत करंट अफेयर्स करने हैं हम लोगों को। तो फर्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग, डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। एक तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन डिक्लेयर करता है? यूनेस्को डिक्लेयर करता है ये। ठीक है, न्यूज में क्यों था ये? न्यूज में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये कहा मार्च के महीने में कि जो धोलावीरा सिटी है, धोलावीरा एक सिटी है, एक हड़प्पन सिटी है बेसिकली, उसको सबमिट किया है उसका नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2019 एंड 2020। तो आपने ध्यान रखना है कि धोलावीरा का अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस नहीं उसको मिला हुआ है, ये भी जस्ट नॉमिनेट करी है हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने। इसको बनाएगा कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेगा इसे। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि धोलावीरा को हम लोगों ने नॉमिनेट किया था 2019 और 20 के लिए। और दूसरा हमने देखना है शांति निकेतन इंडिया एंड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसलाज। बेसिकली होयसलाज एक डायनेस्टी थी जिसने डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स बनाए थे, काफी ज्यादा हैं, तो उनको बेसिकली इकट्ठा करके हमने बोला है कि दैट कैन बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये 2021 और 22 के साइकिल के लिए है। तो ये सब धोलावीरा 19 और 20 के लिए, आपके ये शांति निकेतन इंडिया और सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसलाज फॉर द 2021 एंड 22, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि नॉमिनेशन किया गया था। अब इनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? अल्टीमेटली यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेगा। और अगर हम देखें इंडिया में अभी कितनी हेरिटेज साइट्स हैं, तो इंडिया में अभी टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो अगर आपने एक तो ये नंबर याद रखना है कि 38 है टोटल, और जैसे ही और अगर अगले 2-3 महीने में कोई एक साइट को ये लोग नॉमिनेट करके रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो भी आपने उसको इसमें इंक्लूड कर लेना है कि 39 हो चुकी हैं अब। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया में कुछ हेरिटेज साइट्स को, आपके ली कॉर्ब्यूजियर चंडीगढ़ में है ना, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, कालका शिमला रेलवे, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। अगर थोड़ा साउथ में आए तो एलिफेंटा केव्स जो मुंबई के बिल्कुल ऑफ शोर में है। आपके मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, हम्पी एक सिटी का नाम है, उसके कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कई सारे टेम्पल्स हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ना। मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स। तो ये सारी बेसिकली आपकी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एक तो नंबर भी आ सकता है कि कितनी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, साथ में ये भी आ सकता है कि भाई कौन से स्टेट में कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन से स्टेट में कौन सी है, इसकी आप लोग एक लिस्ट बना लेना, साइट एक साइड लिख लेना और साथ में स्टेट का नाम लिख लेना, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये साइट जो है इस स्टेट में प्रेजेंट है एंड दैट इज अ साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है इसमें कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दे कैन बी नेचुरल इन नेचर। नेचुरल हेरिटेज साइट्स हो सकती हैं, जैसे आपकी नंदा देवी नेशनल पार्क है तो ये नेचुरली प्रेजेंट है। साथ में ये हो सकती है आपकी कल्चरल, द हेरिटेज साइट कैन बी कल्चरल। फॉर एग्जाम्पल आपका हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ये सारी चीजें क्या है? ये कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। कुछ चीज ऐसी है जो मिक्स्ड हो सकती है कि मतलब इट इज ऑल्सो नेचुरल साइट एंड इट इज ऑल्सो अ कल्चरल साइट। तो इंडिया में ध्यान रखना, देयर इज ओनली वन मिक्स्ड साइट विच इज कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 38 हैं, जिसमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ कल्चरल हैं और एक मिक्स्ड साइट है जिसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों के ही कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज एस्टैब्लिश्ड इन द सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रहेंगे सारी चीजें कितनी हैं, कौन से स्टेट में कौन सी है, ये आप लोगों को करना है खुद से, क्योंकि मैं सिंपल ऐसे बोलती जाऊं और यहाँ पर ये स्टेट है उससे याद नहीं होगा। इससे अच्छा कि आप खुद एक बार नोट कर लें उन चीजों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। इंडेक्स है बेसिकली, पहले ध्यान रखें कौन रिलीज करता है, क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं और इंडिया के केस में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स रिलीज करता है लिंक्डइन।
दैट इज एन वेबसाइट जो इस अपॉर्चुनिटी इंडेक्स को रिलीज करता है। इसने क्या स्टडी किया बेसिकली कि भाई जो कोरोना का लॉकडाउन था ना, उसमें इंडियन फीमेल्स को और जितनी भी और ग्लोबल फीमेल्स हैं उनको कितना ज्यादा आप कह लो कि प्रमोशन उनके रुक गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया, उनकी बेसिकली वर्क प्लेस हैरेसमेंट ज्यादा हुई। तो ये सब चीजें उसने सर्वे किया कि भाई बताओ कि भाई कितनी विमेन को ये लगता है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो फाइंडिंग्स बेसिकली क्या है इसमें कि 10 में से 9 विमेन को ये लगता है कि हमारे को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है कोरोना की लॉकडाउन ने। मतलब 89% ऑफ फीमेल फील कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो दे वुड बी एट द गुड पोजीशंस, बट लॉकडाउन लग गया, जॉब्स नहीं थी, तो अल्टीमेटली वो थोड़ी सी पीछे की तरफ रह गई। तो 10 में से 9 विमेन को ऐसा लगता है। दूसरा अगर हम देखें इसमें जो 85% हैं आपकी 4 in the 5 वर्किंग वुमेन इन इंडिया, उनको ये लगता है कि भाई अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो उनको थोड़ा सा जॉब रेज मिल जाता, प्रमोशन उनका हो जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो चीज नहीं हो पाई। तो अल्टीमेटली 10 में से 9 को लगता है कि वो नेगेटिवली इंपैक्ट किया है कोरोना ने, और 5 में से 4 को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन नहीं होता तो उनको प्रमोशन में आसानी हो जाती। अगर हम देखें कि इंडिया में और बाकी रीजन्स में, तो इंडिया वाली जो फीमेल्स हैं उन्होंने ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट फील किया है ड्यू टू द कोरोना लॉकडाउन एज कंपेयर टू अदर ग्लोबल फीमेल्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि क्या इसकी बेसिक फाइंडिंग्स हैं, किसने इसको रिलीज किया है और क्यों ये न्यूज में था। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। थर्ड टॉपिक इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। नाम से ही क्लियर है कि भाई ईज ऑफ लिविंग कितना ज्यादा है आपकी कंट्री में या आपकी सिटी में। ठीक है, कि आपको रहने के लिए जगह अच्छी मिल रही है, वाटर अवेलेबिलिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये इन सब चीजों की बात करता है। और ये रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। महुआ बेसिकली जो अपनी मिनिस्ट्री है दैट रिलीजेस दिस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगर हम देखें कि भाई कैसे इनको मेजर करते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, तो देयर आर 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसी है आपकी सिटी में, हेल्थ है अच्छी, एजुकेशन है अच्छी, उस बेसिस पर देखेंगे। सेकेंड है इकोनॉमिक एबिलिटी, कि आपको काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द इकोनॉमिक एबिलिटी। फोर्थ है सस्टेनेबिलिटी, कि आपकी सिटी में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए एनवायरमेंट से छेड़छाड़ की जा रही है कि नहीं की जा रही है, तो दैट इज कम अंडर द सस्टेनेबिलिटी। दैट इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट शुड गो अलोंग। ऐसा नहीं हो कि एनवायरमेंट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए आपने एनवायरमेंट की ही मतलब काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी। दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। तो थर्ड ये पैरामीटर है। फोर्थ पैरामीटर है लास्ट में सिटीजन परसेप्शन सर्वे, कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनका एक्चुअली परसेप्शन कैसा है, कि क्या उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड मतलब हो रही है कि नहीं हो रही है, या सिर्फ ये कागजों में ही है। तो जब सर्वे करते हैं तो सिटीजन्स का भी परसेप्शन पूछते हैं अल्टीमेटली बिफोर गिविंग अ रैंक टू एनी सिटी। तो आपको ध्यान रखना है ये 4 पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे। इन 4 के बेसिस पर आपको किसी भी सिटी को रैंक देना होता है। और रैंक की बात 2021 के रैंक की बात करें तो अगर हम मिलियन प्लस कैटेगरीज, मतलब जहां जिस सिटी में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं उस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट सिटी है दैट इज बेंगलोर। बेंगलुरु इज द फर्स्ट सिटी इन द मिलियन प्लस कैटेगरी। आपको 2 और ध्यान रखनी है कि भाई पुणे जो है सेकंड है और अहमदाबाद जो है वो थर्ड है। देखो वैसे तो एक याद करने से काम चल जाता है, लेकिन कभी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है तो टॉप 3 भी पूछ लेते हैं। तो अगर पढ़ ही रहे हैं तो इकट्ठा याद ही कर लेते हैं कि पहली बेंगलुरु है, फिर आपकी पुणे है और फिर अहमदाबाद है। ये है मिलियन प्लस कैटेगरी के लिए। अगर हम लेस देन मिलियन कैटेगरी की बात करें तो उसमें है आपका शिमला इज द हाईएस्ट। शिमला is the highest city in the ranking of less than million population. शिमला फर्स्ट है इसमें एंड द सेकेंड इज भुवनेश्वर एंड सिलवासा। तो इसकी पहले की 3 याद कर ली तो इसकी भी 3 याद कर लेते हैं। पहले की आपने 3 ध्यान रखनी है, बेंगलोर, पुणे एंड अहमदाबाद। एंड थर्ड आपने ध्यान रखनी है जिसमें लेस देन मिलियन कैटेगरी है, शिमला, भुवनेश्वर एंड सिलवासा। तो ये 6 सिटीज आपने ध्यान रखनी है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इनकी रैंकिंग है, कौन इसको रिलीज करता है, महुआ रिलीज करता है, किस बेसिस पर रिलीज करता है, देयर आर 4 पैरामीटर्स।
क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे। तो ये न्यूज में रहा था क्योंकि मार्च महीने में इसको रिलीज किया गया था। तो आपको सिटीज ध्यान रखनी है और पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका मुल्ला पेरियार डैम इशू। दिस इज दी मुल्ला पेरियार डैम इशू कि अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को काफी डांट लगाई थी कि भाई आप जो इस डैम पे एक्टिविटीज कर रहे हो दैट शुड नॉट बी अलाउड। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज थी, क्या ये डैम है, कहां पर ये सिचुएटेड है, वो देखते हैं अभी। बट न्यूज में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को काफी डांट लगाई थी कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो उसको थोड़ा सा रोक दो अभी। ठीक है, देखते हैं कि मुल्ला पेरियार डैम है क्या। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो डैम है किस रिवर पे है। रिवर कौन सी है, दैट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पेरियार एंड मुल्लायर रिवर। केरला में एक जगह से पेरियार रिवर आ रही है, दूसरी जगह से मुल्लायर रिवर आ रही है, उनका जो कॉन्फ्लुएंस है उसके ऊपर ये जो मुल्ला पेरियार डैम है वो सिचुएटेड है केरला में। देखो सिचुएटेड ये केरला में है, लेकिन इस डैम को ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु की सरकार ऑपरेट करती है इसे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बेसिकली 999 सालों के लिए लीज पर ले लिया गया था बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली लीज पर लिया हुआ है, तो जो ऑपरेशन है, जो मॉनिटरिंग है, जो रेगुलेशन है डैम की, कितना वाटर लेवल हाई होगा, कितना वाटर लेवल नीचे करना पड़ेगा, कि फ्लड के टाइम पर क्या होगा, ड्रॉट के टाइम पर क्या होगा, ये सब जो डिसीजंस हैं दैट इज बीन टेकन बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, तो केरला को हमेशा ये लगता है कि भाई तमिलनाडु इस डैम को ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहा है, कि भाई कभी तो ये रिजर्वायर का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा देता है। अगर हम देखें इस डैम में तो ये जो रिजर्वायर है पीछे, ये बेसिकली दीज आर द गेट्स ऑफ द डैम। जब पानी को रिलीज करना होता है तो डैम ओपन कर, जो गेट्स है वो ओपन कर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इस रिजर्वायर में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, और बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से क्या होता है, ये गेट्स के थ्रू नहीं निकल पाता। तो अल्टीमेटली वो जो पानी है जो फ्लड्स के टाइम पर बहुत ज्यादा हो गया है, वो कहाँ जाएगा, केरला के एरिया में जाएगा। तो अल्टीमेटली केरला गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो ऑपरेशन ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम है दैट शुड बी इन दी बैलेंस्ड मैनर, कि केरला की गवर्नमेंट से भी पूछो। ऐसा नहीं है कि लीज पे दे दिया तो बिल्कुल कब्जा ही कर लोगे उस पर। ठीक है, तो केरला के लोगों के बारे में भी सोचो कि भाई अल्टीमेटली उनको कुछ ना हैम्पर हो। तो मुल्ला पेरियार डैम इशू न्यूज में था, कौन सी दो रिवर्स पे है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायर एंड पेरियार रिवर इन द केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बस स्टेट याद रख लेना। और दूसरा कि भाई ये है तो केरला में, लेकिन ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु की सरकार करती है, बिकॉज ये लीज पर ले लिया गया है। ठीक है, तो और बेसिकली ये हुआ क्यों था, क्योंकि तमिलनाडु जो सरकार है, तमिलनाडु में जो मदुरई रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई थी, खास करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरिगेशन पर्पसेस के लिए। तो सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए अल्टीमेटली ये डैम बनाया गया था, जिसको यूज करके मदुरई के जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनको काफी ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर और आप कह लो कि इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थ्रू दिस डैम। तो ये न्यूज में क्यों था, क्या इसका इशू है, क्या ये सिचुएटेड है, क्या ये बेसिकली काम करता है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। मार्च में इसलिए न्यूज में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था, जो केरला गवर्नमेंट ने फाइल किया था अगेंस्ट दी तमिलनाडु सरकार का रेगुलेशन ऑफ द डैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली शरद ए बोबडे जो अपने 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह कौन ले रहा है, जस्टिस रमना। जस्टिस रमना इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, पेपर में नंबर भी पूछा जा सकता है नाम के साथ साथ। तो जो बोबडे थे वो हमारे 47th थे, और जो रामना है डाटा मतलब वो जो है 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो चार्ज कब लेंगे, 24 अप्रैल 2021। ठीक है, डेट तो नहीं याद रखने की जरूरत, बट फिर भी अगर पूछा जाए कि कौन से महीने में इन्होंने चार्ज लिया था तो कम से कम अप्रैल तो याद हो आपको। ठीक है, तो नाम दोनों के याद रखना, पहले वाले का भी और सेकेंड वाले का भी। चलो नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड। न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं, आपके वेस्ट बंगाल में, तो मतलब बाकी और 4 भी स्टेट्स हैं उनमें जो इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन में जो फंडिंग होती है, या तो आप पैसे दे दो पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर आप चेक दे दो उनको, है ना। तो पहले ये फंडिंग इस तरीके से होती थी, बट इसको खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया, उन लोगों ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लेकर आया। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली होता क्या है कि भाई एक अगर मान लो मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देनी है, मुझे उनको 1 करोड़ रुपए देने हैं, है ना, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके थ्रू में दे सकती हूँ। तो ये बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, ये एसबीआई से आपको मिलेगा, है ना, कि एसबीआई में आप गए,
एसबीआई में आप गए और एसबीआई को आपने 1 करोड़ रुपए दिए और एसबीआई ने उसके बदले आपको एक पेपर दे दिया। उस पेपर पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज एन इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ उसकी वैल्यू है। तो मेरे पास, मैंने पैसे दे दिए सर बैंक को, और बैंक ने मुझे ये बॉन्ड दे दिया, है ना। तो ये बॉन्ड मेरे पास है पेपर फॉर्म में। मैं गई पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहती हूँ, तो आप ये लो, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पकड़ो। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टी के पास वो बॉन्ड आया है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ की वैल्यू है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ जाएगी, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर वो एसबीआई में जाएगी और बोलेगी कि भाई मेरे पास 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है और ये 1 करोड़ रुपए क्या करो, आप मेरे पॉलिटिकल पार्टी की जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डिजिटली सरकार ने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये बता दिया कि भाई आपने कितने रुपए की फंडिंग ली है। ना तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि किसने उनको बेसिकली फंडिंग दी है, क्योंकि जो बेसिकली बॉन्ड है उस पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। वो बॉन्ड कोई भी ले जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता किसने फंडिंग करी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी है कि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा कैश फंडिंग ना हो, जिसकी वजह से होता क्या है, काफी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मनी होती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बेसिकली सरकार ने ये लेकर आया था क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल फंडिंग को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में है क्या चीज। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि न्यूज में क्यों था। न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे थे उसमें जो फंडिंग होनी है पॉलिटिकल पार्टीज को, दैट इज बीइंग थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो बेसिकली एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अभी स्टे लगा दो उन पे, कि कोई भी पर्सन जाके एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड ना खरीद पाए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ेगा चाव कि भाई हम फंडिंग दे दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल फाइल किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार किसी स्टेट में इलेक्शन होगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड की हम लोग फंडिंग रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट चलती रहेगी ये चीज। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ चीजें, तो हमें देखना है कि 2017 के यूनियन बजट में ये पहली बार कंसेप्ट आया था। उससे पहले जो कैश था या फिर चेक के थ्रू लोग अपनी जो फंडिंग है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते थे। तो ये 2017 के यूनियन बजट में आया था। इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बायर और पेई। तो बेसिकली इस बॉन्ड पर किसी भी पर्सन का नाम नहीं है, दैट इज जस्ट एन इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन, अगर जैसे मैंने खरीदा था ये, तो कम से कम एसबीआई को तो पता है ना कि मैंने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को दी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता कि मुझे फंडिंग किसने दी है। ठीक बात है, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है, किसने वो इंस्ट्रूमेंट दिया है, किसने वो बॉन्ड दिया है, उनको नहीं पता ये चीज, ठीक है। तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है जिसपे किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ, जस्ट लिखा हुआ है कि 1 करोड़ का ये आपका बॉन्ड है। देखो तो अगर इसमें हम देखें कि 1000 से लेकर 1 करोड़ तक की जो लिमिट है, बेसिकली उस लिमिट के अंदर ही आप इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। मतलब 1000 जो है मिनिमम है, 1 करोड़ जो है मैक्सिमम है। तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, तो ये 5 टाइप के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैपेसिटी कितना आप उनको पे करना चाहते हैं। 1000 से नीचे का नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा, 1 करोड़ से ऊपर का बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, द लिमिट इज दी 1 to 1, मतलब 1000 to 1 करोड़, इसके बियॉन्ड कोई भी लिमिट नहीं है, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेगा इसके बाद। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये इसमें वर्किंग ही दिखाई हुई है कि भाई आप किसी एक बैंक के पास गए, नोटिफाइड बैंक के पास, जो क्या है सिर्फ एसबीआई के अलावा किसी भी बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने का अधिकार नहीं है। सेकंड है फिर आपका कि जो उस नोटिफाइड बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर दिया क्योंकि पैसे ले लिए बंदे से, और उसके बाद जो डोनर है जिसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उसने क्या किया है, अपनी पेमेंट बेसिकली दे दी है कि भाई चेक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी ना बैंक को, तभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। और अल्टीमेटली वो जो बॉन्ड है वो कहां पर चला गया, पॉलिटिकल पार्टी के पास चला गया, और पॉलिटिकल पार्टी जो है दोबारा से बैंक में आएगी, उसको डिपॉजिट कराएगी, और अल्टीमेटली उस पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट है उस बैंक में, वहां पर वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है फंडिंग में। सरकार को, बैंक्स को पता है कि भाई किसने पैसे किस पार्टी को दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को पता है, ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है ना, ये जाती है इलेक्शन कमीशन के पास। तो बैंक को भी पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है, बट आपस में इन लोगों को नहीं पता है किसने फंडिंग दी है। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो ऐसी चीज की जो अगर पर्सन नहीं बताना चाहता कि मैंने फंडिंग दी है, तो वो इस चीज को अप्लाई भी कर सकता है कि मुझे नहीं बताना कि मैंने फंडिंग दी है। तो दैट कैन बी डन थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड मेथड।
ठीक है। और न्यूज में देखो क्या था, न्यूज में एक और चीज है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको हम बेसिकली वीवीपैट बोलते हैं, है ना। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, काफी 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं। तो इलेक्शंस हमारे इंडिया में कैसे होते हैं, थ्रू द ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप बेसिकली सिंबल और कैंडिडेट को वोट देते हैं अल्टीमेटली। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि भाई मैंने जो वोट अगर बीजेपी को दिया है तो वो बीजेपी को गया है कि नहीं गया है, क्या वो कांग्रेस का चला गया है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आपने बटन तो कांग्रेस का दबाया लेकिन वोट किसको चला गया, बीजेपी को चला गया। तो दिमाग में एक शंका सी रहती है कि भाई कंफ्यूजन रहती है कि भाई दिया जो वोट दिया है वो एक्चुअली उसी को गया है कि नहीं गया है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जिस बटन को आपने प्रेस किया है उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को ये गया है कि नहीं गया है, दैट इज इंश्योर्ड बाय द वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये बेसिकली क्या है, एक प्रिंटर टाइप सा होता है। जैसे किसी आप पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो तो अल्टीमेटली उसमें वीवीपैट में आपको स्लिप नजर आती, पेपर स्लिप, जो आपको दिखाती है कि भाई आपने कौन से कैंडिडेट को वोट दिया है, उसका जो पार्टी सिंबल है वो क्या है, और उसका बेसिकली जो सीरियल नंबर है वो क्या है। तो 3 चीजें दिखाता है ये। तो अगर हम देखें इसमें 3 चीजों में, तो इसमें आपका कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल। तो आपको पता लग जाता है कि भाई जिस बटन को मैंने प्रेस किया है उसी पर्सन को ये वोट गया है। तो यू आर बेसिकली सेटिस्फाइड कि जो ईवीएम है वो ढंग से काम कर रही है। अगर जो वोट ईवीएम के थ्रू काउंट होते हैं, डिजिटली काउंट होते हैं, वो अब तो मैनुअली काउंट नहीं होते, तो अगर किसी पार्टी को लगता है कि भाई वोटिंग की गिनती में ईवीएम के थ्रू कोई धांधलेबाजी हुई है, तो अल्टीमेटली वीवीपैट की जो पेपर स्लिप्स हैं जो उसको हम लोग मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाती है तो अल्टीमेटली बोला जाता है कि भाई जो ईवीएम की गिनती थी वो सही थी और उसमें कोई भी तरीके की इश्यूज नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है वीवीपैट का कि भाई ये क्या क्या है चीजें हैं। तो इट इज बेसिकली टू इंश्योर कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को गया है कि नहीं गया है। इस तरीके का ये एक इक्विपमेंट सा होता है। ठीक है, ये 7 सेकंड के बाद उस पेपर को दिखाता है कि भाई आपने किसको वोट दिया है, किसका उसका सिंबल क्या था और उसका सीरियल नंबर क्या था। ध्यान रखना है, 3 चीजें याद रखनी है आपने। पेपर में अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आए कि भाई अदर देन 3 थिंग्स, सीरियल नंबर, नाम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, कि अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो वो जाती है वीवीपैट में या नहीं। तो आपने ध्यान रखना है ये सिर्फ 3 ही है और ये हमेशा यूज किया जाता है। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई जो ये 5 स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर जो ईवीएम मशीन लगी हैं उनके साथ में वीवीपैट भी लगेगा ही लगेगा। अदरवाइज होता क्या था, ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट लगाना या ना लगाना पहले वॉज वॉलंटरी, लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन। तो ये भी इसलिए न्यूज में था कि 5 स्टेट्स में जितनी भी ईवीएम्स होंगी उन सभी में वीवीपैट लगाया जाएगा, ताकि बाद में अगर कोई इशू आए तो हम बाद में वीवीपैट की जो पेपर स्लिप्स होती हैं उसको भी काउंट कर सके। उस पेपर स्लिप को आप घर नहीं लेके जा सकते, ये ध्यान रखना। जो स्लिप है वो बेसिकली इसके अंदर ही चली जाती है, तो उसको घर नहीं लेके जा सकते, बस देख सकते हो कि भाई हाँ किसको वोट गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर काफी न्यूज में रहता है, ये काफी न्यूज में रहा है पिछले साल भी। एनपीआर और एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो ये क्या चीज है, क्यों ये न्यूज में है, क्या चीजें इसमें देखनी है हमें, वो देखते हैं अभी। तो ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज इसका जो फर्स्ट फेज है फील्ड ट्रायल्स का वो अभी रिसेंटली शुरू होने वाला है। और वो शुरू कौन करता है, बेसिकली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस भी निकालता है वो क्या करता है, इस एनपीआर को कंडक्ट करता है। तो ये होता क्या है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होती हैं वो देखते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इट इज द रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, कि भाई पूरी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं। नाम देखो, यूजुअल रेजिडेंट्स इंपॉर्टेंट है। यूजुअल रेजिडेंट्स का मतलब होता है कि कोई पर्सन किसी जगह पर 6 महीने से ज्यादा रुका हुआ है या फिर उसका इंटेंशन है कि वो 6 महीने से ज्यादा रुके। तो ये सब जो रेजिडेंट्स है इंडिया में, दे मे नॉट बी द सिटीजन। ऐसा नहीं हो सकता सिटीजन भी ना हो, वो नेपाल का कोई पर्सन आके इंडिया में रह रहा हो, बट सिटीजन तो वो नेपाल का है बट रेजिडेंट तो वो इंडिया का है। 6 महीने से ज्यादा अगर रह रहा है तो दैट बिकम्स द यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी यूजुअल रेजिडेंट्स हैं इंडिया में उन सबका जो रजिस्टर है दैट इज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और ये इसको बनाने का बेसिक मकसद क्या होता है कि जब तक अगर सरकार को यही नहीं पता कि कौन से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या उनके डेटाज हैं, तो उसके हिसाब से स्कीम नहीं बना पाएगी सरकार।
है ना। तो डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई स्कीम बनानी है, लॉन्च करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, तो अल्टीमेटली जो डेटा है रेजिडेंट्स का वो तो उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो पहला था दैट वाज कलेक्टेड इन दी 2010। 2010 में इसको कंडक्ट किया गया था अलोंग विद दी सेंसस 2011। तो दोनों ही इकट्ठे चले थे। 2010 में इसको लेकर आया गया था, 2010 में डेटा एंट्री की गई थी लोगों की, और 2015 में इसको अपडेट किया गया था। और अभी ये सेकंड है बेसिकली जो नेशनल एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये सेकंड है जो सभी यूजुअल रेजिडेंट्स का जो डेटा है वो उसको रजिस्टर करेगा। ठीक है, और न्यूज में ये है क्योंकि कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। ठीक है, तो आपने बोला है कि भाई मैं गरीब हूं तो आप गरीब हो, आपने बोला कि भाई मेरी इनकम 2 लाख से कम है तो आपकी इनकम 2 लाख से कम है, अगर आप कहते हो कि मेरे पेरेंट्स का नाम ये है तो आपके पेरेंट्स का नाम वो है, तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि क्या आपने जो डेटा सही दिया है ना, डेटा दिया है जो आपने वो सही है गलत है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना आपने कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके रिगार्डिंग। तो ध्यान रखना, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। और है क्या चीज, ये जो एनपीआर है वो पूरे देश में रजिस्टर बनाया जाएगा एक्सेप्ट दी आसाम। आसाम में नहीं होगा ये रजिस्टर में लोगों की मतलब उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि आसाम में एनआरसी चल रहा है बेसिकली। तो आसाम के अलावा सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनमें क्या लेकर आया जाएगा, एनपीआर लेकर आया जाएगा, जिसमें आपकी कुछ डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर एंड फादर का नाम, आइडेंटिटी डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी उसके लिए, लेकिन आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना फॉर द प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। तो इस चीज को ध्यान रखना। सेकंड, अगर हम इसमें देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स, तो हमने देख लिया कि भाई 6 महीने से ज्यादा अगर कोई पर्सन कहीं पर रह रहा है तो दैट बिकम्स द यूजुअल रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया, या फिर उसका 6 महीने ज्यादा रुकने का प्लान है तो वो भी यूजुअल रेजिडेंट्स में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें, नो बायोमेट्रिक्स विल बी कलेक्टेड, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाएंगे, कोई आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे, कोई आपका आइरिस का स्कैन नहीं लिया जाएगा, है ना। तो कोई भी आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं ली जाएगी। काफी ज्यादा मतलब हल्ला मचा था इस पे कि भाई आप एनपीआर इसलिए कंडक्ट कर रहे हो कि भाई आपको पता लगाना है कि कितने रिलीजन के, कितनी कास्ट के आपकी कंट्री में लोग रहते हैं, और उसके बाद आप अल्टीमेटली क्या करोगे, इनको अपनी कंट्री से बाहर निकाल दोगे अगर कुछ आपके हक में बात नहीं गई तो काफी ज्यादा ये इशू चला था, बट हमें उसमें नहीं जाना। हमें बेसिकली ये देखना है कि भाई क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है। तो एनपीआर पहली बार 2010 में आया था, 2015 में अपडेट किया गया था। सेकेंड एनपीआर का जो फर्स्ट ट्रायल है 2021 वाला, वो अभी रिसेंटली शुरू होने वाला है। कौन शुरू करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया लॉन्च करता है, और अल्टीमेटली कुछ डेफिनेशंस है यूजुअल रेजिडेंट्स की, किस पूरे देश में किया जाएगा एक्सेप्ट आसाम। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। एक नेशन और एक राशन कार्ड, अल्टीमेटली होता क्या है, अभी क्या होता था कि आपका जो राशन कार्ड है वो सिर्फ एक स्टेट में ही चलता था। अगर यू आर द रेजिडेंट ऑफ यूपी, तो यूपी में जितनी भी आपकी शॉप्स हैं जो आपको बहुत सस्ते रेटों पर खाना देती हैं, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, और जो 5 रुपए किलो पल्सेस मतलब दालें, तो ये जो बेसिकली आपको सस्ते दामों पर खाना मिलता था दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर राशन कार्ड। तो हर स्टेट का अपना होता था, लेकिन अब सरकार ने स्कीम निकाली है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, कि आप अगर यूपी के रेजिडेंट हो और अगर आप महाराष्ट्र चले गए हो तो आप खाना लेने के लिए यूपी थोड़ा वापस आओगे, आपको खाना तो महाराष्ट्र में ही चाहिए होगा। तो आपका जो राशन कार्ड है यूपी वाला वो महाराष्ट्र में भी चलेगा। तो दैट इज द स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसमें ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो उत्तराखंड है इज बिकम दी 70th स्टेट, 17वां स्टेट बन गया है अल्टीमेटली जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट किया है। आपने ध्यान रखना है, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि पूरे स्टेट ऑफ द इंडिया में ये इंप्लीमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपने ध्यान रखना है कि 17 स्टेट्स में ही अभी ये इंप्लीमेंट हुआ है, और जो लेटेस्ट स्टेट है दैट इज उत्तराखंड। तो इसलिए ही न्यूज में था। इसकी बेसिकली अबाउट द स्कीम हमने ये लिखा है जो हमने भी रिसेंटली डिस्कस किया है, कि आपका जो राशन कार्ड है एक स्टेट का, वो हर स्टेट में चलेगा। आपको जो पीडीएस की शॉप होती है ना, पीडीएस शॉप होती है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप, जहां पर आपको सस्ते दामों पर खाना मिलता है, आप उस राशन कार्ड को वहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ही न्यूज में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2020। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2020 ये रिसेंटली पास किया गया है बाय द राज्यसभा।
अभी ये प्रॉपर पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, ये एक्ट नहीं बना है, अभी से राज्यसभा ने इसको पास किया है। तो इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्या बेसिक टेनेट्स हैं, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो देखो, नाम से आपने ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट है। आपने ध्यान रखना है कि भाई ये कुछ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, जो लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या फिर 5 ईयर की लाइफ इंश्योरेंस, तो जितनी भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हमारे इंडिया में सिचुएटेड हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके रिगार्डिंग ये कुछ अमेंडमेंट्स किया गया है इसमें। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जो पहले चलता था दैट इज 1938 का एक्ट। इसमें क्या किया गया है, जो मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लो कोई ये कंपनी है, ये मान लो मैंने एक कंपनी ए चलाई हुई है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो इसमें, कि भाई सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज करेंगे, वो लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो किसी और कंट्री की जो कंपनी है वो मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दे। मान लो अगर मेरी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है, तो पहले इंश्योरेंस कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ कितनी अलाउड थी, 49% अलाउड थी। मतलब 49 जो रुपीज हैं दैट इज फ्रॉम दी फॉरेन कंपनी। अभी इसको हटाकर कितना कर दिया गया है, 74%। मतलब किसी भी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसकी कैपिटल के रिगार्डिंग परसेंटेज है, वो पहले 49% था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, उसको 74% कर दिया गया। मतलब जो उसके कंपनी के एसेट्स हैं अब मेजरली किसके हाथों में आ सकते हैं, फॉरेन कंपनी के हाथों में आ सकते हैं, है ना, कि भाई क्योंकि पैसा आपने अगर ज्यादा लगाया तो अल्टीमेटली ओनरशिप भी तो आपकी ही हुई। 51% होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो यहाँ पर तो फिर भी 74 है। तो ओनरशिप बेसिकली फॉरेन कंपनीज के हाथ में जा सकती है, लेकिन इसमें एक और बीच में पॉइंट है कि ओनरशिप भले ही फॉरेन कंपनीज के पास चली जाए, लेकिन जो ऑपरेशन है, जो रेगुलेशन है, जो डायरेक्टर्स बैठेंगे उस कंपनी के, वो मेजरली कौन होंगे, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगे वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है दैट इज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडियन कंपनी है उसके ही हाथ में कंट्रोल है अभी भी, लेकिन जो ओनरशिप है दैट इज अंडर द हैंड्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो आपने दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें, कि एक तो जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 49% टू 74% हो गई है, और जो कंट्रोल है फॉरेन कंपनीज के हाथ में जा सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कौन होंगे, यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ही होंगे। तो जो मैनेजमेंट है दैट इज डन बाय द यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखना आपने। अभी राज्यसभा ने पास किया है, प्रॉपर पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, मतलब ये एक्ट नहीं बना है। एक्ट कब बनेगा, राज्यसभा पास कर दिया, फिर लोकसभा पास करेगा, और फिर अल्टीमेटली आकर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तो फिर उसके बाद ये जो बिल है दैट बिकम्स द एक्ट। तो अभी राज्यसभा ने पास किया है, ध्यान रखना है इस चीज को, इसके कुछ टेनेट्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बहुत न्यूज में था, इस साल भी न्यूज में रहा है, पिछले साल भी न्यूज में रहा था। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स है। तो जब अमेंडमेंट हुई है तो कौन से एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, दैट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या कहती है कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज से आए हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस, ये 6 रिलीजन के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस, ये अगर 6 पर्सन्स, 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं अगर आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे इंडिया की। सिटीजनशिप का बेसिकली मतलब क्या है कि पहले दे वर द सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, मे बी द पाकिस्तान, मे बी द बांग्लादेश, मे बी द अफगानिस्तान, लेकिन अगर ये इस डेट से पहले इंडिया में एंटर कर चुके हैं, और एंटर करने का जो रीजन है दैट इज परसिक्यूशन, कि भाई उस कंट्री में उनको ढंग से लॉ नहीं इंप्लीमेंट करते थे उनके ऊपर, उनको प्रॉपर ह्यूमन राइट्स नहीं मिले हुए थे, उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइडेड थी, उनको बेसिकली हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर, मतलब कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था। दे वर बेसिकली कंसिडर्ड द नॉन सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो उनको बेसिकली या तो भगा दिया गया या फिर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी कि वो खुद ही भाग गए। तो ऐसी सिचुएशन में ये 6 रिलीजन के लोग अगर इन 3 कंट्रीज से आए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो अल्टीमेटली इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये लिखा है आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2015 वाले में।
ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये तो हम लोगों ने देखा कि ये तो प्रॉपर अमेंडमेंट है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर इन 3 कंट्री से आए हुए ये 6 रिलीजन के लोग एंटर करते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय, इन 4 स्टेट्स में, बेसिकली 4 स्टेट्स कौन से हैं आपके, 6th शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं, 6th शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स आपके आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, आमी मैत्री हम जिसको बोलते हैं, अगर आपने ध्यान रखना हो इस तरीके से, तो आमी मैत्री, आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड आपका त्रिपुरा। तो अल्टीमेटली इन 4 स्टेट्स में अगर इन 3 कंट्री से आए हुए 6 रिलीजन के लोग एंटर करते हैं तो दे वर नॉट गिवन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये एक्सेप्शन है बेसिकली। एक तो इन स्टेट्स में कुछ एक्सेप्शन है और साथ में एक कंसेप्ट है आपका इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट ये बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम हरियाणा से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने से पहले हमें एक परमिट लेना होता है, इनर लाइन परमिट, जो हमें वहां की सरकार देती है कि भाई आप यहाँ से आए हो, आप अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने वाले हो, आप किस काम से आए हो, आप कब तक रुकोगे, है ना। तो ये सब डेटा उनको प्रोवाइड करना होता है हमें। तो कुछ एरियाज अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मेघालय में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं बेसिकली, जहां पर आपको एंटर करने से पहले यू हैव टू हैव द इनर लाइन परमिट। तो ऐसे रीजन जिनमें एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत है, वहां पर भी अगर ये लोग 6 रिलीजन के लोग 3 कंट्री से आए हुए एंटर करते हैं तब भी उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक जनरलाइज पैटर्न पता है कि भाई कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सी कंट्री से आए हुए कौन कौन से रिलीजन के लोग और अल्टीमेटली क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक तो आपके ये आर्मी मैत्री 6 शेड्यूल एरियाज वाले में नहीं इंप्लीमेंट होगी ये स्कीम, और जो आपके एक ऐसे एरियाज जहां पर एंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, ILP लेना पड़ता है, वहां पर भी ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें ध्यान रखना है आपने कि आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक तो बेसिकली है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है और ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलके मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ मिलके बेसिकली एक माइस रोड शो ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी आपकी फुल फॉर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन रोड शो, जो किसके ऊपर बेस्ड है, टोटल एट द खजुराहो टेम्पल्स ऑफ द मध्य प्रदेश। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि टूरिज्म मिनिस्ट्री और मध्य प्रदेश जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है बेसिकली, उसने मिलके खजुराहो टेम्पल में माइस रोड शो कंडक्ट करवाया था। और अगर हम देखें स्कीम में बेसिकली क्या है, तो दिस स्कीम इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे जो मनी है, सारा का सारा जो पैसा है वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 100% फंड इज गिवन बाय द सेंटर गवर्नमेंट। तो आपने तो ये ध्यान रखना है साथ में, और नाम से ही क्लियर है कि भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम है। तो इस स्कीम के अंडर होगा क्या, जितनी भी आपकी टूरिस्ट साइट्स हैं पूरी इंडिया में उसके रिगार्डिंग अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोगों को बढ़िया ट्रांसपोर्ट के साधन प्रोवाइड करना कि भाई उनको जब वो घूमने आए तो उनको अल्टीमेटली कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ATM जो मशीन्स हैं वो जगह जगह पर इंस्टॉल्ड हो, काफी ज्यादा रोड नेटवर्क फैलाया जाए। तो ये सब जो चीजें हैं जो किसी भी टूरिस्ट साइट को एक अच्छा बनाती हैं, दैट इज अंडर द आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम। न्यूज में क्यों था, क्या ये स्कीम है, ये हम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट। दिस इज अ सैटेलाइट विच इज द रशिया की, ये है रशिया की सैटेलाइट। द नेम इज आर्टिका M। द नेम इज आर्टिका M सैटेलाइट। नाम से क्लियर है कि एक ऐसी सैटेलाइट जो आपका किसके ऊपर घूम रही है, अबव द आर्कटिक ओशन एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया। बेसिकली साइबेरिया का जो रीजन है रशिया का, वहां पर, और जो आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ पोल जो है अपनी पूरे अर्थ का, वहां पर ही सैटेलाइट घूम रही है। सैटेलाइट जो बेसिकली इसका काम क्या है, उसकी जगहों को ऑब्जर्व करना कि कितना ज्यादा वहां पर एक तो शिप्स प्रेजेंट हैं, क्या वहां पर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, कौन से प्लांट्स प्रेजेंट है, क्या उसका क्लाइमेट है, क्या उसमें चेंजेस फील करने को देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब जो काम है दैट इज बीइंग डन बाय द रशिया की आर्टिका M
सैटेलाइट। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी मार्च के महीने में इसको लॉन्च किया गया था एंड इट इज द फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट। इससे पहले पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने आर्कटिक ओशन को या फिर नॉर्थ पोल ऑफ इंडिया को कैप्चर करने की नहीं सोची है। दैट इज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज लॉन्च्ड बाय द रशिया। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये क्या कर रही है, इट इज प्रोवाइडिंग राउंड द क्लॉक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ओवर द नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ रशिया। तो साइबेरिया का जो इशू हम लोगों ने देखा, वहां पर क्या चीजें हो रही हैं, आर्कटिक ओशन में क्या चीजें हो रही हैं, तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कि जिससे रशिया के हाथ में पावर आ गई है कि आर्कटिक ओशन में जो निगरानी है दैट इज बीइंग डन बाय द रशिया। तो अगर कोई भी कंट्री आके वहां पर अपनी शिप्स एस्टैब्लिश करती है या फिर कोई आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश करती है तो दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द सैटेलाइट और अल्टीमेटली ये जो पावर है दैट इज इन द हैंड ऑफ रशिया। तो इसीलिए एक तो सैटेलाइट का नाम ध्यान रखना है आपने, किस एरिया में ये काम कर रही है। एरिया आपने ध्यान रखना है आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल एंड नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ रशिया दैट इज साइबेरिया। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने सैटेलाइट्स के बारे में। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है इसमें कि 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर हर 15-30 मिनट के अंदर अंदर डेटा जो है वो सेंड करेगी। मतलब अगर आपको 15 से 20 मिनट का ही एक आप कह लो कि ब्लैक होल टाइप सा मिलता है तो वो इसमें इतना ज्यादा लंबा नहीं है। तो हर डेटा जो है 15 से 30 मिनट का डेटा आपको उस रीजन का इस सैटेलाइट के थ्रू मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी निगरानी जो कोई निगरानी है वो एक एफिशिएंट निगरानी होगी उस टर्म्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। निधि का मतलब फंड। तो एक ऐसा फंड जो बेसिकली क्या है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा, लोगों की हेल्थ एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। तो ये एक तो ये फंड है, क्या ये लैप्सेबल फंड है, क्या ये नॉन लैप्सेबल फंड है, कहां से इसमें पैसा आएगा, कौन सी जगहों पर इसका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को लॉन्च कर दिया गया है। ये इंप्लीमेंट अभी थोड़ी देर में होने वाला है। ठीक है, अगर हम देखें इसके क्या है तो एक इट इज अ नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। लैप्सेबल का मतलब होता है कि एक जो फाइनेंशियल ईयर है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 to 31 ऑफ मार्च, इसमें जो पैसा खर्च हो गया वो तो हो गया, अदरवाइज वो पैसा कहाँ चला जाएगा, किसी और फंड में चला जाएगा, सरकार के पास दोबारा लौट जाएगा। लेकिन अगर नॉन लैप्सेबल फंड है, इसका मतलब चाहे पैसा खर्च हो चाहे नहीं हो, पूरे साल के बाद भी वो पैसा उसी फंड में ही रहेगा, सरकार के पास दोबारा नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने, इट इज अ नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। एक बार पैसा आ गया तो खर्च ही होगा, सरकार के पास दोबारा नहीं जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। दूसरा, जो इसमें पैसा आएगा कहां से, पैसा आएगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो कोई भी टैक्स लगता है उस पर एक सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स ऑन टैक्स। तो उस सेस के थ्रू जो भी पैसा कमाती है सरकार वो कहां पर जाएगा, इस फंड में जाएगा। दैट इज दी 4%। द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%। तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो पैसा है वो कहां जाएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जाएगा। नॉन लैप्सेबल है, हर साल दोबारा से रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। और इसका पैसा खर्च कहां होगा, एट द आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एंड ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज। इन 4 जगहों पर ये पैसा यूज किया जाएगा। आपने स्कीम्स ध्यान रखनी है कि कहां कहां पर पैसा यूज हो सकता है। आयुष्मान भारत आपने ध्यान रखना है, नेशनल हेल्थ मिशन आपने ध्यान रखना है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आपने ध्यान रखनी है, और ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी, जैसे कोरोना के टाइम पे था, तो अगर ऐसी इमरजेंसी कोई आ जाती है तो भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। तो न्यूज में क्यों था, क्या इसके फीचर्स हैं, ये हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल। ये काइंड ऑफ एक बिल है जिसको अभी रिसेंटली, ये न्यूज में मार्च के महीने में इसलिए था क्योंकि इसको पास कर दिया गया है बाय दी पार्लियामेंट। बाय दी पार्लियामेंट इट हैज बीन पास्ड। तो लोकसभा ने भी पास कर चुका है, राज्यसभा ने भी पास कर चुका है, बस प्रेसिडेंट की एसेंट की देरी है। उसके बाद ये जो बिल है दैट विल बिकम दी एक्ट। तो ये क्या एक्ट है, क्या इसमें चीजें हैं, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं कि भाई क्या बिल की फीचर्स हैं। आपने एक तो ध्यान रखना है कि इसमें कमीशन बिठाई जाएगी, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। ये स्कीम का, इस कमीशन का नाम ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो देखो नाम से ही क्लियर है वैसे तो बिल का कि एक ऐसा बिल है जिसमें कोई भी एक प्रोफेशनल जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई कंपाउंडर है, तो ये सब जो लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनकी एजुकेशन कैसी होगी, एजुकेशन में क्या क्या सिलेबस होगा,
जब ये काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी अपने क्लिनिक पर, तो इनकी रेगुलेशन की जाएगी, कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी इनकी, ये सब जो चीजें हैं दैट इज बीइंग अंडर दिस एक्ट। कि किस पर्सन को आप अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल मानोगे, किसको आप प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर मानोगे, ये सब डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर दी हुई है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें किसी कमीशन बिठानी है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन टू रेगुलेट and standardize the education and practice of these healthcare professionals। क्या सिलेबस है, क्या एजुकेशन होगी, क्या अल्टीमेटली क्या इनके ऊपर रूल्स लगाए जाएंगे, क्या ये अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है भी या नहीं है, ये डिसाइड भी इसी के अंडर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने कि कोई भी पर्सन हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो कौन है, अगर उसने या तो वो नेशनल रजिस्टर में इंक्लूडेड है या फिर किसी स्टेट रजिस्टर में इंक्लूडेड है एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो ही उसको इस बिल में इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज ऐसा कोई पर्सन जिसको खुद से ही मेडिसिन आती है कि भाई मेरे को तो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा कि अगर मैं ये दवाई देता हूं किसी को तो वो पर्सन ठीक हो जाता है, तो उनको हम झोला छाप डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती बट वो कहते हैं कि उसमें एक्सपीरियंस है। तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड लोगों को हम लोगों ने प्रोफेशनल हेल्थ केयर में नहीं इंक्लूड किया है एंड दे कैन नॉट प्रैक्टिस द मेडिसिन, वो इलीगल है इन नेचर। तो काफी ज्यादा लोग इंडिया में तो मिलते ही हैं बट अब उनके खिलाफ भी कुछ एक्शंस लिए जाएंगे इस एक्ट के अंडर। तो आपने तो ध्यान रखना है कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो किसी नेशनल रजिस्टर या स्टेट रजिस्टर के अंदर एनरोल्ड है, सिर्फ वही क्या कहलाएगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहलाएगा। और एक कमीशन बिठाई जाएगी, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो एक डेटा कलेक्ट करेगी, एक ऑनलाइन रजिस्ट्री भी बनाएगी कि भाई ये पर्सन जो है पास आउट हो चुका है, अब ये इस हॉस्पिटल में काम करता है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, ये इसके पास डिग्रीज हैं, ये सब जो रजिस्ट्री है दैट विल बी डन बाय दिस कमीशन। और साथ में जो पूरा का पूरा एक रेगुलेशन है, जो मॉनिटरिंग है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, वो भी इसी कमीशन के थ्रू की जाएगी। तो ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हो चुका है, अभी इसको एक्ट बनने में टाइम है। तो ये इसके आपने की फीचर्स ध्यान रखने हैं कि कमीशन बिठाई जा रही है, उस कमीशन का काम क्या है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन आते हैं। तो ये आपने 3 चीजें ध्यान रखनी है, तो आपको ये की फीचर्स ऑफ द बिल पता हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट। नाम से क्लियर है, डेमोक्रेसी के लिए रिपोर्ट है। तो ये बेसिकली आपने ध्यान रखना, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो दैट इज रिलीज्ड बाय द स्वीडन ऑर्गेनाइजेशन वीडेम। वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूट है स्वीडन में जो ये रिपोर्ट रिलीज करता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज ये करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में इंडिया के रिगार्डिंग क्या इसने फाइंडिंग्स प्रोवाइड की है वो हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज बीन डाउनग्रेडेड फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इसका मतलब इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो थोड़े से डाउनग्रेड हुए हैं और अल्टीमेटली इंडिया का जो स्टेटस था फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ चुका है। मतलब अब सिर्फ इलेक्शंस होते हैं लेकिन इलेक्शंस में कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जिसके जीतने के चांसेस हो। तो अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सरकार है जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं, तो दैट इज द इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो इंडिया में ये काफी ज्यादा कम हुई है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और इसका रीजन क्या दिया है इसने, रीजन दिया है कि भाई मजलिंग ऑफ मीडिया, मीडिया की आवाज को दबा देना। जो पर्सन कुछ ऐसी स्कीम बताता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो सरकार के खिलाफ होती है, तो उसके खिलाफ भी एक्शंस लिए जाते हैं, है ना। तो उस वजह से ओवर यूज ऑफ डिफेमेशन एंड सेडिशन लॉज, जो राजद्रोह और मानहानि के जो केसेस हैं उनको बहुत ज्यादा ओवर यूज किया जा रहा है। अगर किसी ने किसी पर्सन के खिलाफ कोई एक ऐसा कोई रिपोर्ट रिलीज करी है तो उसने डिफेमेशन का केस लगा दिया है कि भाई ऐसे कैसे मेरे खिलाफ बता दिया, तो बहुत ज्यादा ओवर यूज किया गया है इन 2 लॉज का। तो इस वजह से मीडिया की मजलिंग की वजह से, इन लॉज की ओवर यूज की वजह से इंडिया में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं दे हैव बीन डाउनग्रेडेड फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू द इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। पेपर में अगर आ जाए कि इंडिया का रैंक इंक्रीज हुआ है या इंडिया की कंडीशन डाउनग्रेड हुई है, तो आपको ध्यान रखना है डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की सिचुएशन डाउनग्रेड हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंडस वाटर पैनल होल्ड मीटिंग्स। ठीक है, इंडिया में एक इंडस रिवर बहती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया, चाइना से होती हुई अल्टीमेटली ये पाकिस्तान में जाती है। इंडस रिवर फ्लो करती है इंडिया से होती हुई। तो ये जो रिवर है इंडिया से जाकर पाकिस्तान में जाती है। कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज।
ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अल्टीमेटली जब इंडिया से पाकिस्तान में ये जा रही है तो इंडिया अगर चाहे तो इस पर कोई डैम बना ले। तो अगर डैम बना लेगा तो जब फ्लड आएगी तब गेट खोल देगा, सारा का सारा पानी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। जब ड्रॉट पड़ गया तो सारा का सारा पानी इंडिया ने स्टोर कर लिया, कोई भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। तो अल्टीमेटली जो भी स्टेट अपर राइपेरियन होता है उसके पास एक एडवांटेज होता है किसी भी रिवर के रिगार्डिंग। तो ऐसा ना हो कि इंडिया अपनी मनमानी करे, पाकिस्तान को कुछ मतलब नेगेटिव सर्कमस्टांसेस झेलने पड़े। उस वजह से इन्होंने क्या किया था, दे साइंड अ इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। 1960 में पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 रिवर्स का जो पानी है ये सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। इंडिया कोई भी डैम नहीं बना सकता इन पे, इंडिया पानी स्टोर नहीं कर सकता इन रिवर्स का। और जो रावी, ब्यास और सतलुज है इनका पानी कौन यूज करेगा? प्रॉपरली सिर्फ इंडिया ही यूज कर सकता है। इंडिया चाहे डैम बना ले, इंडिया चाहे डैम ना बनाए, वो इंडिया की मर्जी है। तो आपने ध्यान रखना है जो 3 वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका पानी यूज करेगा पाकिस्तान। और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका पानी यूज करेगा इंडिया, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, एक कमीशन बिठाई गई थी, परमानेंट इंडस कमीशन, जिसको हम लोग PIC बोलते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन। इस कमीशन का बेसिकली काम क्या है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की एक साल में कम से कम 2 बार मीटिंग्स करवा देनी, जिसमें ये लोग ये बताएं कि हमने कितना वाटर किसी भी रिवर का यूज किया है, हम कोई डैम बनाने जा रहे हैं तो पहले से इंफॉर्मेशन उनको दे दें। अगर आपको लगता है कि ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है जिसकी वजह से इंडस का पानी बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली आप पाकिस्तान को पहले ही बता दो। तो दैट इज द शेयरिंग ऑफ वाटर डेटा। This is the sharing of water data by the 2 countries. So that is being done by the इंडस वाटर ट्रीटी विच इज ब्रोकर्ड। मतलब मीडिएटर कौन बना था? वर्ल्ड बैंक मीडिएटर बना था। अदरवाइज अगर इंडिया पाकिस्तान जाते अपने लिए मीडिएशन करने तो फिर तो एक दूसरे को मार के मर जाते। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि भी मीडिएटर बनते हैं, इंडिया की बात सुनते हैं, पाकिस्तान की बात सुनते हैं और अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो कंक्लूजन ये था कि 3 वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 3 ईस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया यूज करेगा और हर साल में कम से कम 2 बार मीटिंग्स होंगी। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी 2-2.5 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान मिल रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस इंडस वाटर ट्रीटी। तो जो चीज एक साल में 2 बार होनी चाहिए थी वो 2.5 साल के बाद पहली बार हो रही है। तो मतलब कम से कम हो तो रही है। तो इंडस वाटर ट्रीटी इज काइंड ऑफ कंसिडर्ड सक्सेसफुल ट्रीटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इतने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इतने ज्यादा टेररिज्म फैलाया है पाकिस्तान ने, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को मानना जारी रखा हुआ है। तो दैट इज कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल ट्रीटी। तो अनसक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल मानी जाती है कि दोनों कंट्रीज ही मानना चाह रहे हैं। ठीक बात है। तो एक तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई क्वाड लीडर्स फॉर ओपन, फ्री एंड इंडो पैसिफिक। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि पहली बार इन क्वाड कंट्रीज ने अपनी वर्चुअल मीटिंग करी है। दैट इज द फर्स्ट लीडरशिप मीटिंग। तो क्वाड कंट्रीज कौन सी है आपने ध्यान रखना है। क्वाड कंट्रीज आर द इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं बेसिकली, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दे आर बीइंग कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ क्वाड कंट्रीज, जिसका बेसिकली काम क्या है। एक तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसमें कोई भी कंट्री अपनी हेजेमनी ना एस्टैब्लिश कर ले, उसको रोकने के लिए जो ट्रेड है इन ओशंस के थ्रू जो होता है वो एक सस्टेनेबल मैनर में होता रहे, अच्छे तरीके से होता रहे, ये इंश्योर करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वाड ग्रुपिंग। तो आपने ये ध्यान रखना है। न्यूज में था क्योंकि पहली बार इनकी मीटिंग जो है हुई थी। और कुछ कंट्रीज इनको कहती हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ एशियन नाटो। तो आपने ध्यान रखना है कि जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भले ही ये है कि इंडो पैसिफिक ओशन में जो ट्रेड है, जो किसी भी कंट्री की हेजेमनी ना हो, ये तो चलो ऑफिशियल है, लेकिन चाइना को क्या लगता है कि भाई ये सारी जो ग्रुपिंग्स है ये मेरे खिलाफ जा रही हैं, ये सिर्फ मेरी डेवलपमेंट को रोकने के लिए काम कर रही है। तो चाइना को ही लगता है, तो चाइना ने इसको क्या नाम दिया है, एशियन नाटो। तो पेपर में अगर क्वेश्चन है कि विच ग्रुपिंग इज नोन एज द एशियन नाटो, तो आपने ध्यान रखना है दैट इज बीइंग द फैक्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग, जिसके 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जिनकी पहली मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन ओशन बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन केनिया एंड सोमालिया।
दो कंट्रीज ध्यान रखनी है, केन्या सोमालिया के बीच में डिस्प्यूट है। देखो ये कुछ एक है, यहाँ पर केन्या कंट्री है, अफ्रीकन रीजन में है दोनों की दोनों, अफ्रीकन एंड केन्या एंड सोमालिया। अगर देखो ये तो लैंड बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो गई, दिस इज द लैंड बाउंड्री, यहाँ पर ये ओशन शुरू हो रहा है। सोमालिया कहता है कि भाई इस लाइन को, जो लैंड बाउंड्री है, इसको ऐसे लेके जाओ, मतलब वाटर के थ्रू इतना एरिया लेके जाओ। जो कीनिया है वो कहता है कि भाई जहां पर मेरी कंट्री यहाँ पर खत्म है उसका सीधा लेकर जाओ। तो अल्टीमेटली ये जो एरिया है, दिस एरिया इज द डिस्प्यूटेड एरिया, और ये ओशियानिक रीजन है। और डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा इंडियन ओशन में रीच बने, ज्यादा से ज्यादा वो इंडियन ओशन में जो मिनरल्स है वो एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि जो इंडियन ओशन का सरफेस है ना, वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो कोई भी ऐसा मिनरल है। ऐसा कोई मिनरल नहीं है जो इंडियन ओशन में नहीं पाया जाता। तो जिस कंट्री के पास इंडियन ओशन में एक्सेस है उसके पास पावर है। तो केन्या सोमालिया का यही रीजन है कि सोमालिया कहता है यहां से ये लाइन पास करो और केन्या कहता है यहां से ये लाइन पास करो। तो अल्टीमेटली दिस इज अ डिस्प्यूटेड रीजन। न्यूज में इसलिए था क्योंकि केन्या ने मना कर दिया कि भाई मैं इसके खिलाफ जो भी केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो सोमालिया बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था, तो केन्या ने मना कर दिया कि आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ दिस इशू। मुझे पता है कि जो एरिया है वो यहीं से जाना चाहिए, तो मैं इसको अपना एरिया मान रहा हूँ, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। तो इसलिए ये न्यूज में था। तो उसके पीछे बेसिकली क्या हिस्ट्री है ये हम लोगों ने देखी है कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया है। ये जो लाइन है वो केन्या क्लेम करता है और ये जो लाइन है वो सोमालिया क्लेम करता है। तो दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया, जहां पर जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे उसमें केन्या का भी रोल है, उसमें सोमालिया का भी रोल है। तो अल्टीमेटली अपने ध्यान रखना है कि भाई ये कुछ डिस्प्यूटेड रीजन चल रहा है केन्या और सोमालिया के बीच में, और न्यूज में था तो इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है मेनली न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि फिलिपाइन जो सरकार है, फिलीपीन जो गवर्नमेंट है, उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी प्रेजेंस, नेवी की प्रेजेंस बढ़ाएगा इन द साउथ चाइना सी, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो चाइना है वो धीरे धीरे पूरा का पूरा साउथ चाइना सी कब्जा कर लेगा। तो फिलिपाइन गवर्नमेंट ने इसको बोला है, फिलिपाइन गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बोला है कि आप अपनी जो रीच है वो बढ़ाओ इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में मेनली है। ठीक है, तो आपने अगर देखो कि साउथ चाइना सी है क्या, बेसिकली देखो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं। दिस इज द, ये जो रेड लाइन है ना, दिस इज नोन एज द 9 लाइन। दिस इज द 9 लाइन अकॉर्डिंग टू चाइना। चाइना को ये 9 लाइन माननी है, क्योंकि इसको अगर मानोगे तो अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी का एरिया है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? चाइना कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो आइलैंड्स है, पैरासिल आइलैंड्स एंड स्प्रेटले आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तो मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा फिशिंग ग्राउंड भी यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर चाइना ने इस पूरे रीजन पे कब्जा कर लिया तो अल्टीमेटली आइलैंड्स भी उसके हो जाएंगे, जो साउथ चाइना सी का पार्ट है वो भी इसका हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? द पावर ऑफ चाइना विल इंप्रूव, विल इंक्रीज। तो चाइना कहता है कि भाई मैं मानता हूँ 9 लाइन को, लेकिन बाकी कंट्रीज जैसे आपकी फिलीपाइंस, ब्रुनई, वियतनाम, चाइना, है ना, तो ये सब जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सब जो कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि भाई कम से कम कुछ एरिया तो साउथ चाइना सी का हम लोगों को। आपने तो 90% ऑफ द साउथ चाइना सी को ही बोल दिया कि दैट इज अंडर द 9 लाइन और मेरे ही कंट्रोल यहाँ पर चलेगा। तो ये ऐसा नहीं चलता, तो बाकी कंट्रीज भी इसके खिलाफ काफी रहती हैं। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी फिलिपाइन गवर्नमेंट ने अपनी नेवीज को ज्यादा अमाउंट में भेजने का फैसला लिया है। तो क्या ये न्यूज में था? क्या इसकी प्रॉपर बेसिक हिस्ट्री है? कौन कौन सी कंट्रीज के भी डिस्प्यूट है? आपने ध्यान रखना है, वियतनाम, चाइना, फिलिपाइंस, ब्रुनई, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये 6 कंट्रीज हैं जिनके भी डिस्प्यूट चल रहा है। और अल्टीमेटली कौन से डिस्प्यूट मेनली किन आइलैंड्स पर है? 2 आइलैंड्स पर, पैरासिल आइलैंड्स एंड स्प्रेटले आइलैंड्स। तो काफी ज्यादा इन पे डिस्प्यूट है। और जो न्यूज में है दैट इज अनदर आइलैंड, रीड बैंक। ये एक टाइप ऑफ एक आइलैंड है रीड बैंक, इस पर भी काफी ज्यादा फिलिपाइन का कंट्रोल है, लेकिन चाइना धीरे धीरे इसको भी कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बचाने के लिए फिलिपाइन गवर्नमेंट ने यहाँ पर मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ा दी है। तो इसलिए बेसिकली न्यूज में था, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? AIIB। तो एक तो ये बैंक
जैसे वर्ल्ड बैंक है सभी कंट्रीज को लोन देता है, वैसे ही एक AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ध्यान रखना ये एशियन बेसिकली है, एशियन कंट्रीज के लिए है, लेकिन अगर नॉन एशियन कंट्री भी चाहे कि मुझे ये लोन चाहिए अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो भी ये AIIB उसको लोन दे देती है। बट इसके जो बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दे आर दी 57 फाउंडिंग मेंबर्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 57 फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें इंडिया वॉज दी फाउंडिंग मेंबर, इंडिया वॉज दी फाउंडिंग मेंबर। लेकिन अगर अब की बात करें तो इसमें मोर देन 80 कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। न्यूज में क्यों था ये? न्यूज में इसलिए था क्योंकि सेंटर ने अभी रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है विद द AIIB, जिसके अंडर उस प्रोजेक्ट में ये क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन दी आसाम। मतलब आसाम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो कहां से आएगा? एज अ लोन फ्रॉम द AIIB। लोन कितने का है? $304 मिलियन, $304 मिलियन का बेसिकली ये लोन है जो AIIB से इंडियन सरकार ने लिया है। खास करके जो आसाम का रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा आएगा, दैट इज बीइंग डन बाय दिस लोन। तो आपने एक तो ध्यान रखना है कि भाई न्यूज में क्यों था, सेकेंडली कौन से कितने फाउंडिंग मेंबर्स है, 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं टोटल, अभी कितनी है? मोर देन 80 हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर। और आपने ध्यान रखना है इसने जनवरी 2016 से इसके ऑपरेशन शुरू हो चुके थे, मतलब आफ्टर 2016 जनवरी इसने लोन देना शुरू कर दिया था। तो आपने इतनी चीजें ध्यान रखनी है, AIIB के बारे में ध्यान रखनी है। इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई बताओ कि रिसेंटली सरकार ने आसाम गवर्नमेंट आसाम वाले एरिया में पावर ट्रांसमिशन के लिए जो लोन है वो कहाँ से लिया है? AIIB से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, या फिर नन ऑफ द अबव, है ना? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इट इज बीइंग गिवन बाय द AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। 2016 में इसका ऑपरेशन चालू हो चुका था, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, और 57 वर द फाउंडिंग मेंबर्स। नाउ दे आर हैविंग द मोर देन 80 मेंबर्स। ठीक है, चलो, इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणाज कोटा लॉ। तो बेसिकली क्या ये लॉ है, किस तरीके के प्रोविजंस हैं इसके, वो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इसका पहला प्रोविजन क्या है कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं हरियाणा में, वहां पर कम से कम 75% जो लोग काम कर रहे होंगे, दे शुड बी द सिटीजन, दे शुड बी द रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, दे शुड हैव द डोमिसाइल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि 75% का ये कोटा है बेसिकली। इससे नीचे अगर पर्सन हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई ट्रस्ट, ऐसे कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसा कोई सोसाइटीज और कंपनीज, जो भी कोई कंपनी है जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसमें कम से कम 75% सिटीजन्स शुड बी फ्रॉम दी हरियाणा डोमिसाइल। तो ये बेसिकली एक तरीके का रिजर्वेशन लॉ है बाय दी हरियाणा। इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश ने भी 2019 में सेम तरीके का जो लॉ था वो इम्प्लीमेंट किया था, जिसके खिलाफ अभी सरकार में, जिसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है बेसिकली, है ना? तो क्योंकि एक होता है ना कि भाई आपने रिजर्वेशन देना तो है, बट ऐसे नहीं देना कि और लोगों को इससे हार्म पहुंचे। तो अल्टीमेटली हरियाणा सरकार ने इसको लॉ को पास कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस पास कर चुके हैं इसका, और आंध्र प्रदेश ने भी 2019 में इस लॉ को पास कर दिया था। तो आपने ध्यान रखना, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट है आपका PCA फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान। न्यूज में इसलिए था क्योंकि RBI ने IDBI बैंक लिमिटेड को, जो IDBI बैंक है, उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में से बाहर निकाल दिया था अल्टीमेटली। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है कि भाई 2002 में RBI ने ये फ्रेमवर्क शुरू किया था। इसके अंडर अगर उसको ये लगता है कि भाई ये जो बैंक है इसके बहुत ज़्यादा NPS बढ़ने वाले हैं, या फिर इसके पास कैपिटल कम होने वाली है, ये लोन लोगों को नहीं दे पाएगा, लोगों के जो डिपॉजिट्स इसमें हैं वो उनको दोबारा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो उस केस में RBI क्या करता है, किसी भी एक बैंक को PCA फ्रेमवर्क के अंदर डाल देता है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो बैंक को फॉलो करनी पड़ती है।
कि भाई आप इतना लोन से, इतने ज़्यादा से अमाउंट का लोन किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको ये कुछ लोगों को अपने जॉब से निकालना होगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो आरबीआई कहता है उस बैंक को वो करनी पड़ेगी। तो बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आईडीबीआई बैंक को आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है। 2002 में ये इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें सरकार जो आरबीआई है वो स्टेप्स लेती है टू मेंटेन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने ये डिमांड किया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, आप इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दो, मतलब इट शुड बी हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट। तो ये तो न्यूज़ में इसलिए था। बेसिकली हम देखते हैं कि भाई है क्या चीज़ ये। राजस्थान का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें जो ये ईस्ट वाला एरिया है, इसमें क्या है, जितना भी रेनी सीजन्स में चंबल रिवर वगैरह में पानी आता है, चंबल रिवर या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, पार्वती रिवर है, काली सिंध रिवर है, चंबल की ट्रिब्यूटरीज, तो इन रेनी सीजन में मानसून का जब टाइम आता है तो अल्टीमेटली इनमें पानी आता है। तो इस पानी को ये लोग क्या करते हैं, थ्रू कनाल्स दे प्रोवाइड टू दी 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द राजस्थान विच इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द राजस्थान। तो ये जो कनाल है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, ये जो है 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान को ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी प्रोवाइड करती है, इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करती है, और जो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक ऐसा रीजन जहां पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर इंस्टॉल्ड, कई टाइप की इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, या फिर और किसी भी तरीके की इंडस्ट्री जो है वो उस एरिया में प्रेजेंट है। तो उस वाले कॉरिडोर में जो भी इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए है, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि भाई आप इसको नेशनल स्टेटस प्रोवाइड करो, ये सिर्फ स्टेट स्टेटस ना हो इसके पास। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 13 डिस्ट्रिक्ट्स को ये पानी प्रोवाइड करती है फ्रॉम दी चंबल और पार्वती एंड काली सिंध ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, और लास्ट में इट इज ऑल्सो प्रोवाइड वाटर टू दी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है विद द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। जो भी इंडिया में सिल्क की खेती की जाती है, सिल्क की ट्रेड की जाती है, दैट इज अंडर द पावर्स ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इस बोर्ड के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंडर इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में जहां पर भी सिल्क की खेती होती है उसके अराउंड एरियाज में आपको जो है ट्रीज लगाने हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, कि जहां पर भी कल्टीवेशन होती है, ट्री कल्टीवेशन होती है, उस एरिया में आपको पेड़ लगाने हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसी के रिगार्डिंग ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बाय दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम देखें व्हाट इज द सब मिशन ऑन द एग्रो फॉरेस्ट्री, और ये जो एमओयू साइन किया गया है बेसिकली दैट इज अंडर द सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, और ये जो मिशन है दैट इज ऑल्सो अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। NMSA के अंडर एक मिशन है सब मिशन ऑन द एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें जो एग्रीकल्चर है उसको सस्टेनेबली प्रैक्टिस किया जाएगा, कि भाई ऐसा ना हो कि आपने क्रॉप लगाने के लिए काफी सारे ट्रीज की डिफॉरेस्टेशन कर दी। अगर ऐसा किया भी है आपने, तो भी जहां पर भी आप खेती कर रहे हैं उसके कम से कम अराउंड जो एरिया है आप वहां पर ट्रीज की तो ग्रोइंग कर ही दो। दैट इज द जेनेसिस ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये एक सब मिशन ऑन द एग्रो फॉरेस्ट्री है जो किसके अंडर है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और अभी दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन द 20 स्टेट्स एंड 2 UTs। तो आपने ध्यान रखना है पूरे के पूरे इंडिया में ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, सिर्फ 20 स्टेट्स और 2 UTs में अभी ये इम्प्लीमेंटेड है, जिसमें सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया जाता है अराउंड द एग्रीकल्चरल फील्ड, ट्रीज की ग्रोइंग की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो किन 2 के बीच साइन किया गया था और किस मिशन के अंडर साइन किया गया था। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नाम से क्लियर है कि एक ऐसा इंडेक्स, एक ऐसी रिपोर्ट जो बेसिकली क्या बताता है कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोब लेवल पे जो हंगर का लेवल है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स है एक तो वो रिलीज कौन करता है। कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी इंडेक्स आ जाए, कोई भी पैरामीटर्स आ जाए, आपको ये देखना है कि भाई ये रिलीज किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है।
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ये आपस में जॉइंट वेंचर है, जिसके अकॉर्डिंग दे रिलीज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर हम इंडिया की बात करें इसमें, तो इंडिया का रैंक इज 94 आउट ऑफ 107। तो ये रैंक काफी बुरा माना जा रहा है कि भाई इंडिया में जो न्यूट्रिशन है, लोगों जो बच्चों को ढंग से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो ये 4 पैरामीटर्स और आपने ध्यान रखने हैं अंडर दिस इंडेक्स। एक है आपका अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अंडर नरिशमेंट मतलब कितना न्यूट्रिशन उस चाइल्ड को मिल रहा है, चाइल्ड वेस्टिंग कि क्या उसका जो वेट है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, चाइल्ड स्टंटिंग कि उस चाइल्ड की जो हाइट है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी अल्टीमेटली अगर वो चाइल्ड 5 साल का होने से पहले ही मर जा रहा है तो अल्टीमेटली उसका क्या अमाउंट है इंडिया में। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। इंडिया का आपने रैंक ध्यान रखना है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया आपने वो ध्यान रखना है। और रैंक तो 94 आउट ऑफ 107 है, काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है इंडिया, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कैबिनेट गिव्स नॉट टू बिल फॉर द सेटिंग अप DFI डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव। तो बेसिकली क्या है, जो अगर हम बात करें कि कोई भी जो पैसा है किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, आपने कोई हाईवे बनाना है, कोई रेलवे लाइन बनानी है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, कोल पावर प्लांट लगाना है, तो इसके लिए पैसा चाहिए बेसिकली। तो अगर जो पैसा है या तो बैंक लोन पे देगा, है ना, और अगर बैंक ने आपको वो बहुत अमाउंट ऑफ पैसा लोन पे दे दिया तो अल्टीमेटली बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा। तो अगर लोग अपना डिपॉजिट लेने के लिए इकट्ठे आ गए कि जो पैसा हम लोगों ने डिपॉजिट कर रखा था वो सारा वापस कर दो हमें, तो बैंक के पास एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो इसके लिए बैंक जो बड़े लोन देने से हल्का सा पीछे हटता है। तो अगर जब लोन नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, प्रोजेक्ट्स नहीं लग पाएंगे। तो इस चीज को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है, दे हैव डेवलप्ड द DFI डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। तो जो क्या करता है, ये बेसिकली कंपनीज को लोन प्रोवाइड करेगा टू मेक द प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें देखते हैं कि भाई कितना अमाउंट इसमें आएगा। स्टार्टिंग जो इनिशियल कॉर्पस है, स्टार्टिंग जो इनिशियल कैपिटल है दैट इज 20,000 करोड़, जिसमें से जो 5,000 करोड़ है वो कहां से आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, ठीक है। तो अभी जो दिस इज DFI डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अभी टोटली गवर्नड बाय, टोटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसका 100% से 25% ओनरशिप कर देंगे धीरे धीरे करके। तो अभी 100% है, धीरे धीरे कितना कर देंगे, 25% कर देंगे। और जो हमारा इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलता है NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें रोड्स बनाएंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं दैट इज अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो सरकार ने ये पिछले बजट में बोला था कि भाई हम लोग 111 लाख करोड़ जो रुपीज हैं वो इस पाइपलाइन के थ्रू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पैसा आएगा कहाँ से, ये जो पैसा है या तो मार्केट से आएगा या फिर ये DFI कहीं से लोन लेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दैट इज एन इनिशिएटिव कि जो NIP के अंडर आपने प्रोजेक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया था उसके लिए जो पैसा है दैट वुड बी गिवन बाय द DFI डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। तो अभी रिसेंटली क्या है, कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है कि भाई इसको आप लोकसभा में पेश कर दो। तो दैट इज अ काइंड ऑफ बिल। अगर ये बिल बन गया, अगर ये एक्ट बन गया तो अल्टीमेटली ये एक कमीशन बन जाएगी जो स्टैट्यूटरी इन नेचर होगा, जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वुड बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इससे होगा क्या, जितनी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाने के लिए हेल्प मिलेगी, मतलब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि अभी कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। इसका जो प्रॉपर नाम है दैट इज नेशनल बैंक फॉर द फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक है, बेसिकली बैंक नहीं है बट एक इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करेगा बाकी कंपनीज को स्पेसिफिकली फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो आपने इस चीज से ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका ग्राम उजाला। ये स्कीम न्यूज में थी क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ स्कीम जिसमें जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ग्राम उजाला में क्या है, बेसिकली जितने भी LED लाइट्स हैं, LED जो बल्ब्स हैं वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड किए जाएंगे एट द 10 रुपीज पर बल्ब।
₹10 पर बल्ब इन द रूरल एरियाज, ये इनको प्रोवाइड किए जाएंगे स्पेसिफिकली बाय द CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड अंडर द EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्राम उजाला स्कीम है दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने ध्यान रखना है CESL के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की गई है। और जो CESL है दैट इज अ सब्सिडरी, मतलब एक काइंड ऑफ कंपनी ही है किसकी, EESL की। तो किसने इंप्लीमेंट किया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और सबसे पहली स्कीम ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी पैसा लगाया जा रहा है ऑन द LED बल्ब्स वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज बीइंग थ्रू द कार्बन क्रेडिट्स। जितने भी आपको कार्बन बेच के जो पैसा कमाया है किसी भी कंपनी ने, मतलब उसने एक साल में इतना पोल्यूशन लेवल करना था बट उतना नहीं किया उसने, तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, उस लेवल को बेच दिया, उसके बदले उसको पैसे मिल गए, है ना। तो जो कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू पैसे जमा किए हैं किसी भी सरकार ने, किसी भी कंपनी ने, उसको यूज करेंगे टू मेक दी LED बल्ब्स, जो 10 रुपए में मिलेगा, और जो बेसिकली है तो 70 रुपए का, जिसमें से 60 जो पैसे हैं वो कौन लगाएंगे, जो ये पूरे कार्बन क्रेडिट से पैसे आए हैं वो 60 रुपए इसके लिए कंपनसेशन के तौर पे देंगे। मतलब लोगों पर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए कि भाई उनको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं टू इंस्टॉल द LED बल्ब्स, तो उनको कम से कम अमाउंट में ये मिले ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि वो नॉर्मल बल्ब्स को ना यूज करके LED बल्ब्स यूज करें जो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब कम बिजली खाते हैं और ज्यादा रोशनी देते हैं, दैट इज द एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपने ध्यान रखना ग्राम उजाला स्कीम किसने इंप्लीमेंट करी है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और ये पहली ऐसी स्कीम है जिसका जो पैसा है वो कहां से आ रहा है, बाय द कार्बन क्रेडिट्स विच इज सोल्ड बाय एनी कंपनी और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपने 3 चीजें ध्यान रखनी इसके बारे में। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आपने ध्यान रखना है। पेपर में अगर आ जाए कि कब मनाया जाता है, दैट इज द 28 फरवरी, और इसकी थीम आपने जरूर ध्यान रखनी है। थीम पेपर में क्वेश्चन में ज्यादातर आती है तो और हमें भूल जाती है, तो आपने ध्यान रखना है इसमें फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन पर, स्किल्स पर और वर्क पे, दैट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2021। ये बेसिकली क्यों मनाते हैं, बिकॉज टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। CV रमन जो साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वी सेलिब्रेट द नेशनल साइंस डे ऑन द 28 फरवरी। चलो नेक्स्ट है आपका PSLV C51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51, अभी रिसेंटली सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया है, दैट इज सेंटर एट द श्रीहरिकोटा। जो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है दैट इज एट द श्रीहरिकोटा आइलैंड, जो आपका आंध्र प्रदेश वाली साइड में, तमिलनाडु वाली साइड में ईस्ट कोस्ट पर पड़ता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो PSLV है C51 ये लॉन्च किया गया है बाय द इसरो। ये एक लॉन्च व्हीकल है, बेसिकली एक लॉन्च व्हीकल पे रख के, रॉकेट पे रख के कुछ सैटेलाइट्स हम लोग ऑर्बिट में रिलीज करते हैं, तो ये रॉकेट का जो नाम है दैट इज PSLV C51। और जो सैटेलाइट्स हैं वो कितनी सैटेलाइट्स गई हैं, इंडिया की कितनी है, USA की कितनी है, ब्राजील की कितनी है, इसमें 3 आपने ध्यान रखनी है। तो जो टोटल सैटेलाइट्स हैं दे आर दी 19 सैटेलाइट्स, कम से मतलब 19 सैटेलाइट्स गई हैं, जिसमें से जो एक है दैट इज फ्रॉम ब्राजील एमेजोनिया 1, और जो इंडिया है उसकी है आपकी 5, और जो USA है उसकी है 13। तो आपने ध्यान रखना है कि जो PSLV C51 है उसमें टोटल 19 सैटेलाइट्स गई हैं, और जिसमें से इंडिया की 5 हैं, अमेजोनिया ब्राजील की 1 है, एंड अल्टीमेटली जो USA है उसकी 13 सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड बाय द इसरो और बाय दिस PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51। तो आपने C51 ही ध्यान रखना है क्योंकि दैट इज अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू दी एवरी लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है आपका नासा और इसरो का कोलैबोरेशन निसार के रिगार्डिंग। नासा और इसरो दोनों मिलके एक निसार टाइप ऑफ सैटेलाइट को बना रहे हैं विच विल बी लॉन्च्ड बाय द 2022 फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली निसार क्या है, आपने ध्यान रखना है, नासा और इसरो का जॉइंट कोलैबोरेशन है, सैटेलाइट का नाम है निसार। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो SAR है दैट इज सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये जो सैटेलाइट है बेसिकली है कौन सी, क्या ये एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगी, क्या ये अर्थ के सरफेस को स्टडी करेगी, क्या ये ओशन को स्टडी करेगी, आपको पता होना चाहिए कोई सैटेलाइट जो है वो काम क्या करती है एक्चुअली। तो इसका जो काम है इसका निसार का, इट इज टू ऑब्जर्व द अर्थ का सरफेस,
इट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका बेसिकली काम है टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द अर्थ। कितना ज्यादा जो साइज है किसी भी फॉरेस्ट का, किसी भी ग्लेशियर का, किसी भी आइस शीट का, ये पिछले सालों के कंपैरिजन में कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये उतना ही रहा है, ये सारा का सारा काम कौन करेगा? निसार सैटेलाइट के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि तो काम क्या करता है, कब ये लॉन्च होगा, किसकी जॉइंट कोलैबोरेशन है। और आपने एक और चीज ध्यान रखनी है, इट इज द सिंथेटिक अपर्चर रडार की इसमें बेसिकली यूज किया गया है। इट इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें पूरा जो अर्थ का सरफेस है उसमें बहुत क्लियरली बहुत ज्यादा पिक्सल्स पर नजर आएगा। तो आपने ध्यान रखना है, दे यूज द सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।